हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, केवीएस एनवीएस 2025 की वैकेंसीज़ जो बम्पर वैकेंसीज़ हैं वो आ चुकी हैं और आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया होने वाला है, दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। इसके साथ साथ साइंस जो कि हमारा चैनल रेगुलरली आपको DSSB KVS NVS टीचिंग पोस्ट साइंस के लिए स्पेशली और मैथ्स के लिए हमारा जो चैनल है वो प्रिपरेशन कराता रहता है दोस्तों। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बहुत हेल्प होती है, हम लोगों का भी मोटिवेशन हाई होता है। वीडियोस को लाइक कर दें दोस्तों। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम साइंस के सिलेबस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या, वैसे तो एनवीएस और केवीएस की बात करें तो एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो सिलेबस मुझे नहीं दिखा, बट केवीएस की वेबसाइट पर सिलेबस है डिटेल्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही देखेंगे कि फाइनली आपका जो सिलेक्शन है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, कौन कौन से लेवल्स हैं और कैसा कितना वेटेज किसका रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, कितना करना है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पहली बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन लेवल की। तो ज़्यादातर जो टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट में इन्होंने टीयर 1 और टीयर 2 इन्होंने रखा है। तो पहला जो टीयर 1 होने वाला है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है दोस्तों। अभी आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कितने कैंडिडेट्स को ये टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट करेंगे टीयर 2 के लिए, और टीयर 2 में कितने कैंडिडेट्स को ये बाद में इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो टीयर 1 स्क्रीनिंग टेस्ट है दोस्तों, एक फिल्ट्रेशन मेथड है, इसमें फ़िल्टर आउट करेंगे ये मैसिव मास को, एक लिमिटेड मास तक फ़िल्टर आउट कर देंगे। उसके बाद टीयर 2 में पोस्ट स्पेसिफिक जो टेस्ट होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो टेस्ट होगा, उसमें ये कितने कैंडिडेट्स लेंगे आगे देखेंगे अभी। और फिर फाइनली जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं प्लस टीयर 2 के जो मार्क्स हैं उनको मिला करके बनेगी दोस्तों। ठीक है, तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पर अगर वेटेज की बात करें तो देखिए, वेटेज टीयर 2 का 85% है और इंटरव्यू का 15% है। ठीक है, 15% और 85% कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अगर 100 मार्क्स का कोई मतलब कैंडिडेट अगर स्कोर करता है आउट ऑफ 200 तो 50% मार्क्स हो गए, और 50% का भी कितना लिया जाएगा फिर 85%। सिमिलरली जैसे अगर इंटरव्यू में जितने भी आपके टोटल मार्क्स, जितना भी परसेंटेज इंटरव्यू का बन रहा है, सपोज़ करिए 100 में से इंटरव्यू में किसी पर्सन के 90 मार्क्स आते हैं तो 90% हो गया, और 90% का मतलब हो गया दोस्तों 90% का कितना लिया जाएगा 15%, है ना। तो इस तरीके से ये कंबाइन करेंगे टीयर 1 और टीयर 2 के। उसके बाद जो टोटल आपके मार्क्स बनेंगे वो मेरिट आपकी बनेगी उस हिसाब से। टीयर 1 की बात कर लें दोस्तों, तो जो टीयर 1 में ज़्यादातर टीचिंग एग्ज़ाम्स और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट्स जो है वो ये है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी भी, उसके बाद जनरल नॉलेज है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज है, और वन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो रहेगी वो आपकी जो जो लैंग्वेज रहेगी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज दोस्तों, ये रहेगी आपके प्रांत के हिसाब से, आपकी लोकेलिटी के हिसाब से। ये हिंदी, संस्कृत, है ना, ये हो सकती हैं। और एडवर्टाइजमेंट के अंदर कौन कौन सी मॉडर्न लैंग्वेजेस को इन्होंने इंक्लूड किया है आप देख सकते हैं डिटेल में। इसमें खास बात यह है दोस्तों कि इसमें हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो 60, है ना, 20 में ये 60 कंप्यूटर लिटरेसी भी, जनरल नॉलेज भी 60 मार्क्स की रहेगी, और इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स की, और जो आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है वो 30 मार्क्स की रहने वाली है। तो अब ये टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं दोस्तों, ये 300 मार्क्स हो जाते हैं, है ना। तो ये टोटल मार्क्स जो है ये आप देखिए 300 मार्क्स ही हो जाते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं टोटल वो 100 मार्क्स से हो जाते हैं, यानी पर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है ना। ये स्क्रीनिंग टेस्ट की बात हो रही है दोस्तों। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आप देखिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, और ये जो नेगेटिव मार्किंग है, अब ये करेंगे क्या एक्चुअल में, ये सारी पोस्ट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि साइंस के लिए अलग स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं और सोशल साइंस के लिए अलग कर रहे हैं, मैथ्स के लिए अलग कर रहे हैं, नहीं, ये जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे तो उनको सभी को, ठीक है, ये एक साथ कॉल करेंगे। और स्क्रीनिंग टेस्ट में जब ये लोग फ़िल्टर आउट करेंगे, क्योंकि कॉमन पेपर रहेगा, देखिए ये दोस्तों कॉमन पेपर है, मैथ्स वालों के लिए भी वही है, साइंस वालों के लिए भी वही है। तो मैंने जैसा बोला कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में ये लोग क्या करने वाले हैं कि सारे ही कैंडिडेट्स को, इन सारे जो ये एग्ज़ाम है इसके लिए कॉमनली कॉल करने वाले हैं। तो क्योंकि ये तो कॉमन पेपर है, तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो ये सभी को एक साथ बुला लेंगे और इसमें से एक पर्टिकुलर कट ऑफ यहाँ रख देंगे
जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे आफ्टर कट ऑफ, सपोज करिए 1 लाख स्टूडेंट हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, तो इसमें से ये इसको क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करने के बाद उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो उस कट ऑफ को नहीं पार कर पाएंगे, ठीक है, उनको बाहर कर देंगे। और एक लिमिटेड, सपोज करिए यहाँ पर 30,000 लोग बचते हैं या 20,000 लोग बचते हैं, उनको ये फिर फाइनली उनमें देखेंगे कि फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे उनको, फिर उनका टीयर 2 लिया जाएगा। और जो टीयर 2 रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जो कट ऑफ जाने वाली है स्क्रीनिंग की वो अलग अलग जाएगी, है ना। आप, मुझे होप है कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद ये लोग क्या करने वाले हैं, एक मैसिव मास को एक लिमिटेड मास में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो एक लिमिटेड मास तक आ जाएंगे, ठीक है। अब ये किस हिसाब से करेंगे दोस्तों, देखिए आप, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर क्या रहेगा, सब मतलब कट ऑफ रहेगा। तो स्क्रीनिंग कट जो है वो उस हिसाब से करेंगे, जैसे अगर मान के चलिए इनको 7 कैंडिडेट्स बुलाने हैं एक सीट पे या 10 कैंडिडेट्स एक सीट पे बुलाने हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि जो कैंडिडेट 100 हैं उनको 10 तक लाया जाए, यानी 90 को ये स्क्रीनिंग के थ्रू बाहर कर देंगे। तो ये पहला जो आपका राउंड होने वाला है, इसमें ये लोग क्या करने वाले हैं कि एक जनरल पेपर लेने वाले हैं और इसमें से बहुत सारे मार्क्स को ये हटा देने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रहे इसमें 1/3 की नेगेटिव है जो काफ़ी अच्छी खासी है, तो नेगेटिव से यहाँ बचना होगा डेफिनेटली, अगर हमें इसमें आना है तो, स्क्रीनिंग को क्लियर करना है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें स्पेशल गेस्ट टीयर 1 के लिए देखेंगे कि टीयर 1 के लिए यहाँ एनवीएस के लिए अगर बात करें तो ये एमटीएस की बात कर रहे हैं, इससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारा बेसिक फोकस साइंस मैथ्स पर रहेगा। टीयर 2 एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखिए ड्यूरेशन यहाँ पर कितनी है, 150 मिनट, है ना, यानी कि वहाँ से 30 मिनट ज़्यादा है, वहाँ 120 मिनट थी, यहाँ 150 मिनट है, 2.5 घंटे का ये टेस्ट है। और बड़ा ही अनोखा और बहुत कह सकते हैं कि यूनिक सा इस बार कुछ अलग किया है एनवीएस केवीएस ने, ऑब्जेक्टिव भी लेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी लेंगे दोस्तों, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और डिस्क्रिप्टिव, 30 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव हैं जो 1-1 मार्क्स के होने वाले हैं, बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी टोटल हो जाता है 100 मार्क्स और क्वेश्चन हो जाते हैं 70। इसमें से 10 क्वेश्चन में बात करें तो 1 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क का होने वाला है ये सेकंड में, है ना। यहाँ पर इस तरह आप देखो कि ये वाला जो है ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का है डिस्क्रिप्टिव, तब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का है हर क्वेश्चन, तो यहाँ टोटल हो जाते हैं 100। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, और यहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है दोस्तों। तो ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस तरीके से ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को चेक करते हैं, ऑब्जेक्टिव तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो एक तरीके से मुझे याद आ गई, एकलव्य जो मॉडल स्कूल है, रेजिडेंशियल मॉडल, उसी के पैटर्न पे ये चीज़ें की गई हैं, बिल्कुल उसी से कुछ हूबहू मेल खाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है। तो देखिए इसमें जो पीजीटी या प्रिंसिपल वगैरह के लिए तो पीजी लेवल है, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन लेवल है, और पीआरटीज़ के लिए 12th लेवल तक की मांगेंगे, एमटीएस के लिए 10th लेवल है। इंटरव्यू के लिए देखेंगे दोस्तों तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू है, और स्किल टेस्ट से हमें अभी कोई वो नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग रेशियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखना दोस्तों, इसमें देखेंगे हम कि शॉर्ट लिस्टिंग रेशियोज़ क्या रहने वाले हैं, है ना, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए टीयर 1 से टीयर 2 में जो जाएंगे वो 1:10 जाएंगे। अब 1:10 का मतलब समझिए आप, जैसे कि अगर किसी पोस्ट 100 पोस्ट है, किसी पर्टिकुलर 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, मतलब 100 वैकेंसीज़ हैं, सीट्स हैं किसी पोस्ट के लिए, 100 सीट्स हैं, है ना, 100 सीट हैं, और मान के चलिए 100 सीटों पे हमें भाई जो कैंडिडेट्स हैं वो कम से कम 10 कैंडिडेट्स चाहिए हर सीट पे, तो इसका जो 10 हो गया वो 1000 कैंडिडेट्स को इनको सेलेक्ट करना है, टीयर 1 में स्क्रीनिंग के थ्रू ये निकाल देंगे। कहने का मतलब ये है कि पहली जो स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग में कितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें, अगर 100 सीटें हैं तो वो 1000 कैंडिडेट्स को वहाँ से शॉर्ट लिस्ट करेंगे स्क्रीनिंग में से, मतलब टीयर 2 के लिए जो बच्चे जाएंगे स्क्रीनिंग को पास करने के बाद 1000 कैंडिडेट्स जाएंगे, है ना। अप्लाई कितने कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, सपोज़ करिए 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, तब भी उसको 1000 लोगों तक ही रखेंगे, बाकी के कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग में निकल जाएंगे, है ना। सपोज़ करिए 10,000 लोगों ने किया तो यहाँ पे 9,000 लोग बाहर हो जाएंगे, केवल 1000 कैंडिडेट्स जो है वो टीयर 2 देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये फ़िल्ट्रेशन करने का एक मेथड है। यहाँ पर 100 सीट्स के लिए पहले
एग्ज़ाम में स्क्रीनिंग में 1000 लोगों को लेंगे टीयर 2 के लिए। तो 1000 बच्चे टीयर 2 जब देंगे तो इसमें से फिर से 700 बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। केवल कितने टॉप 300 को रखा जाएगा इंटरव्यू पोस्ट के लिए, ऐसे समझिए आप। टॉप 300 को रखा जाएगा इंटरव्यू पोस्ट के लिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए जो कॉल करेंगे वो 1/3, यानी हर सीट के लिए 100 सीटों पे 300 लोगों को बुलाएंगे ये इंटरव्यू के लिए। स्किल टेस्ट के लिए ये 1/5 है, ठीक है, यानी कि 100 सीटें हैं तो 500 लोगों को बुलाएंगे। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से ये करने वाले हैं। फिर आपके पास जो लैंग्वेज चॉइस है वो मैंने आपको बताया कि मॉडर्न इंडियन जो आप कह रहे हैं लैंग्वेज, वो इनमें से कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। ये पार्ट 6 में एडवर्टाइजमेंट के क्लियरली मेंशन है। लेकिन एक बार आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ कर ली उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे। फिर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर टीयर 1 और टीयर 2 में यूजुअली जो है वो दिल्ली और एनसीआर में ही इनकी जो रखे जाएंगे। और बाकी जो पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सिलेबस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों ये है सिलेबस साइंस का, और ये मैंने केवीएस की वेबसाइट से निकाला है। देखिए, पहला जो इन्होंने दे रखा है वो नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। तो ये जितना भी पोर्शन है दोस्तों, ये हमारा 11th क्लास में भी है और 9th क्लास में भी है। कुछ पोर्शन 11th क्लास से है, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर इतना पोर्शन ये 9th क्लास में आपको देखने को मिल जाता है। हेनरी लॉ नहीं मिलेगा, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट टाइप्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर टिंडल इफेक्ट और कोलोइडल फेजेस 9th क्लास में गिवन है। उसके बाद में बात करें तो दोस्तों 11th क्लास में ये सारी चीज़ें गिवन है। मूल कॉन्सेप्ट पहले 9th में भी था, अब हटा दिया। नेचर ऑफ मैटर भी क्लास 9th के चैप्टर हैं। देखिए, 9th क्लास के जो चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, वो इक्वलेंट 11th के भी सेम ही हैं, मोस्ट ऑफ देम, है ना। बस डिटेल्ड में है थोड़ा सा। तो 9th क्लास बेसिक होती है 11th के लिए, ऐसे ही 10th क्लास बेसिक होती है 12th के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो आपके शुरुआत के चैप्टर हैं ये 9th और 11th के चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। फिर बात करें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो देखिए ये भी आपका 9th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये दोनों ही चैप्टर आपको 9th और 11th में मिल जाएगा। इसमें केमिकल रिएक्शंस में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये 10th क्लास का टॉपिक है ना। ये 10th क्लास का टॉपिक है। डबल डिस्प्लेसमेंट पहला ही चैप्टर है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। एसिड बेस और सॉल्ट, ये भी 10th का ही टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद में मेटल, नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड्स, ये लगातार हैं। चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरीके से लगातार जो है वो मतलब आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से ही सारा का सारा सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज यहाँ पर रखा हुआ है, आप देखिए, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन प्रिवेंशन, ये सब एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो वर्सेटिलिटी ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑल, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट 12th में है। इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन लिविंग बीइंग्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, सोप डिटर्जेंट 10th क्लास में गिवन है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना, ये वाला चैप्टर 5 है। किस चैप्टर 4 है, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, है ना। आईयूपीएसी नेमिंग भी है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ये सब की सब चीज़ें अभी तक 9th और 11th का था, लेकिन ये जितने ये 10th के कंपाउंड्स, है ना, कार्बन कंपाउंड्स। तो इन्होंने क्या किया हुआ है दोस्तों कि जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटीज़ 12th और 10th से उठाए हुए हैं, 9th 11th से भी उठाए हुए हैं। बायो की बात करें तो बायो में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स ये दिए हुए हैं। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस 10th क्लास में बहुत अच्छे से गिवन है, ठीक है। तो मेन चैप्टर सारे के सारे यहाँ पे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात करें 10th क्लास का टॉपिक है। रिफ्लेक्सेस वगैरह उतना ही दे रखा है। अभी तक मैंने नहीं देखा कोई भी टॉपिक जो ग्रेजुएशन लेवल तक गया हो। ग्रेजुएशन लेवल तक का भी कोई भी टॉपिक दिखाई नहीं दिया है। सारे के सारे टॉपिक्स 9 to 12 में कवर हो रहे हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी मेरे को इसमें नहीं दिख रहा है। तो आप देखिए कि इसके अंदर भी 10th क्लास तक के टॉपिक गिवन है। हेरिडिटी इवोल्यूशन की बात करें तो 10th क्लास में हेरिडिटी तक है, इवोल्यूशन नहीं है, तो ये इवोल्यूशन 12th क्लास में जाएगा। बात करें सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की, तो दोस्तों ये 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक है, और 11th तक जाएगा। बिकॉज इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर और नंबर है वो 9th क्लास में गिवन नहीं है, तब कि हम इसको 11th में पढ़ते हैं दोस्तों, है ना। ऐसे ही मोशन की बात करें तो मोशन भी ये 9th क्लास का टॉपिक है, और जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं
तो सारे के सारे 9th क्लास से मैच हो रहे हैं सारी ही चीज़ें जो है, क्योंकि यूनिफॉर्म आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एलिमेंट्री आइडिया पूछा है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 12th लेवल तक भी जाएगा, 11th लेवल तक भी जाएगा, ओनली अप टू 9th क्लास। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओनली अप टू 9th क्लास। ग्रेविटेशन जो है ये भी देखिए आप, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारे फ्री फॉल वगैरह तक के केस 9th क्लास में ऑलरेडी गिवन है। फिर भी हम 11 तक जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। थर्स्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी की थ्योरी, ये भी 9th में गिवन है। वर्क एनर्जी तक तो 9th में है, पावर 11th क्लास में चला जाएगा क्योंकि पावर हटा दिया है, पहले 9th में था। साउंड की बात करें 9th क्लास का टॉपिक है। उसके बाद में बात करें इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, तो ये 10th क्लास में आता है आपका। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी 10th क्लास में इजीली गिवन है। अब उसमें से AC DC गिवन नहीं है, AC नहीं गिवन है, तो यहाँ हमें 12 तक जाना पड़ेगा दोस्तों। अदरवाइज़ यहाँ तक अगर आप सॉलिनॉइड तक बात करें और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल तक की बात करें तो ये 10th क्लास तक के लेवल में है। यहाँ से इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब के लिए हमें 12th क्लास पढ़नी होगी, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों फूड प्रोडक्शन की, तो प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब के सब 9th क्लास के, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है उसमें गिवन है। और इसके अलावा 12th क्लास की जो NCERT की बायो है उसमें भी ये गिवन है। नेचुरल फिनोमेना की बात करें, देखिए लाइट चैप्टर से आ गया है इसमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है, मिरर फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, और मैग्नीफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ तक अगर आप बात करें पावर तक, ह्यूमन आई की पावर तक, डिफेक्ट तक, ये सारी चीज़ें 10th क्लास में इजीली गिवन है। डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, सारी चीज़ें गिवन है। और डिटेल में अगर हम जाएंगे तो 12th में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। आर एनवायरनमेंट, ठीक है, आर एनवायरनमेंट भी क्लास 10th में गिवन है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिडिक रेन, पर्टिकुलेट मैटर, स्मॉग फॉर्मेशन, ये फोटोकेमिकल स्मॉग वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि 12th तक जा सकता है, अदरवाइज 10th में ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। बात करें डाइवर्सिटी की, तो देखिए 9th में पहले डाइवर्सिटी हुआ करता था, अब बिल्कुल हट गया है, वाई डू वी फॉल अब नहीं है, तो ये स्पेशल इन्होंने मेंशन किए हैं। तो ये चैप्टर्स हमें पुरानी जो NCERT अगर बुक्स मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सम्यूनाइजेशन नहीं, इम्यूनाइजेशन है, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रीवियस जो NCERT थी 2021 से पहले की, उसमें गिवन है सारी चीज़ें, उसके बाद ये हटा दी गई हैं। फिर ये सोशल साइंस का जाता है, तो आपने देखा कि इसमें जो दोस्तों जो सिलेबस है वो टोटली NCERT बेस्ड है, NCERT बेस्ड है। तो NCERT बुक्स पे हमारा मेन फोकस रहेगा KVS NVS के लिए। दोस्तों जो टॉपिक्स पढ़ के लग रहा है, हमें लग रहा है कि बहुत 9th-10th के टॉपिक्स ज़्यादा हैं 11th-12th के कंपैरेटिव, तो ज़्यादा फोकस 9th-10th के टॉपिक्स पे होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें लगता है कि 9th और 10th के सिलेबस बहुत आसान है, ये तो हम कर ही लेंगे, लेकिन दोस्तों वहाँ जो क्वेश्चंस का लेवल आता है वो हल्का सा हाई लेवल आता है, इतना ईजी लेवल नहीं रहता। तो इसीलिए हम लोग अपने चैनल पर जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो हमारी क्या बोलते हैं MCQs हैं, ठीक है, तो हमारे पास मॉक की भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, तो हम कराते रहते हैं अपने चैनल पर दोस्तों उन चीज़ों को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और हम कोर्स जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं KVS NVS के रिगार्डिंग। साथ में हम DSSB की वैकेंसीज़ को भी कवर करेंगे दोस्तों। तो DSSB हो गया, NVS हो गया, KVS हो गया, और बाकी के भी टीचिंग एग्ज़ाम्स जो आप साइड बाय साइड देते रहते हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे दोस्तों। तो हम जल्दी ही अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं साइंस और मैथ्स की। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है साइंस बंकर्स नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो आते रहते हैं दोस्तों। बाकी जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं रिगार्डिंग वेरियस टीचिंग एग्ज़ाम्स या वेरियस PDF जो हमारे पास होती हैं जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, हेल्पफुल नोट्स होते हैं, वो सब हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं दोस्तों। तो उसको आप सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो मैथ्स की डिटेल्ड सिलेबस के बारे में लाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा साइंस बंकर्स के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।